आज की ये कहानी एक ऐसे चोर की कहानी है जिसने उस इलाके की तमाम पुलिस वालों की नाक में दम कर रखा था। ना कि सिर्फ नाक में दम कर रखा था, बल्कि एक ऐसे सवाल में उन्हें फंसा दिया था कि उसका जवाब ना तो पुलिस वाले सोच पा रहे थे, ना तो उस इलाके के पूरे लोगों को यह समझ में आ रहा था कि इसका जवाब क्या हो सकता है। असल में वो सवाल यह था कि आखिर वो चोर उस ज्वेलरी शॉप में अंदर गया कैसे। ना तो ऊपर से नीचे जाने का कोई रास्ता, ना तो उस रास्ते में कोई चैनल टूटा या कोई गेट टूटा, ना तो कोई लॉकर टूटा और ना ही कोई शीशा टूटा। उसके बावजूद वो चोर अंदर गया कैसे? यह सवाल लगभग 2 हफ्तों तक पुलिस वालों को परेशान करता रहा। असल में यह कहानी कोयम्बटूर की है। पिछले साल 2023 में नवंबर 28 तारीख कोयम्बटूर की एक ज्वेलरी शॉप जिसका नाम जॉस आलुकस। ये ज्वेलरी शॉप जॉस आलुकस ज्वेलरी शॉप में जब दूसरे दिन इस शॉप को खोला जाता है, तो जब शॉप के मालिक अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि अंदर कुछ सामान फैला हुआ है और उन्हें पहले नज़र में ये लगने लगा था कि शायद उनके इस शॉप में चोरी की कोशिश की गई है। जब वो अपना सारा सामान चेक करते हैं तो उनका सामान जस के तस रहता है। कोई बहुत ज़्यादा चोरी 50 लाख का लगभग उस दुकान में जेवर था। वो जेवर उसका वैसे के वैसे पड़ा था। अब जब शॉप के मालिक ने सीसीटीवी फुटेज चेक की तो उसमें देखा कि एक व्यक्ति है जो कि शॉप में दाखिल होता है और अंदर आने के बाद फिर वो पहले ड्रॉज खोलता है, एक लॉक खोलता है और उसके बाद उसके अंदर कुछ खोजने की कोशिश करता है। लेकिन जब उसे वहाँ पर कुछ नहीं मिलता तो फिर वो ज्वेलरीज जो उसके सामने पड़ी हुई थी उसमें से कुछ गहने वो उठाता है और उठाने के बाद अपने हाथ में लेता है और इस तरीके से वज़न करता है कि जैसे उसके हाथ में ये अंदाज़ा लगाता हो कि ये जेवर कितने ग्राम का हो सकता है। फिर वो उसको वज़न करने के बाद फिर वो उसको अपनी जेब में रखता है और फिर वो उस शॉप से बाहर चला जाता है। और वो शॉप से जब बाहर जाता है जो उस कैमरे में दिखता है कि एक ऐसी दीवार जिसके नीचे हिस्से में दीवार है, यानी उस सुराख तक, उस खिड़की तक पहुंचने के लिए या तो आपको कोई सीढ़ी का इस्तेमाल करना पड़ेगा या कोई स्टूल। डायरेक्ट कोई व्यक्ति उस होल की तरफ नहीं पहुंच सकता और उसके ऊपर भी दीवार की कोई उस तरीके से ऊपर की तरफ से आए और उस होल में चला जाए, उस खिड़की में। लेकिन फिर भी ये किसी तरह से उसमें चला जाता है और ये कैमरे में हल्का हल्का ये पता चल रहा था कि ये इसी जगह से अंदर आया है। अब उसके बाद शॉप के मालिक ने पुलिस को कॉल किया, पुलिस आती है। पुलिस उसके बाद पहले तो ये यकीन नहीं कर रही थी कि आखिर ये शॉप में अंदर आ कैसे सकता है। उसकी वजह ये थी कि ये जो शॉप थी वो तीसरे मंजिले पे थी, यानी एक कॉम्प्लेक्स था जिस कॉम्प्लेक्स के तीसरे फ्लोर पर ये ज्वेलरी की शॉप थी। और कोई भी चोर जब भी इसके अंदर आता तो या तो शटर तोड़ता या फिर कोई लॉकर तोड़ता या खिड़की शीशा कुछ इस तरीके से तोड़ के अंदर आता है। जबकि इस पूरे शॉप में एक ही खिड़की थी जो कि काफ़ी ऊंचाई पे थी और उसके बाहरी हिस्से में जब आप देखेंगे, यानी आप एक 3 मंजिला बिल्डिंग के बाहर जाइए और तीसरे मंजिले पर आप देखिए तो आपको एक खिड़की दिख रही है। और उस पूरे इलाके में कोई भी ऐसी इक्विपमेंट वहाँ पर मौजूद नहीं होती या तो किसी का छत नहीं सटा होता जिसकी वजह से कोई भी व्यक्ति उस तीसरे मंजिल की खिड़की तक पहुँच जाए। उसके बावजूद चोर वहाँ से अंदर आता है और अंदर आने के बाद फिर वो उस पूरे ज्वेलरी शॉप में से सिर्फ कुछ ग्राम की ज्वेलरीज को चुराता है और फिर वहाँ से बाहर चला जाता है। अब उसके बाद पुलिस वाले उस सीसीटीवी कैमरे से जितने भी फुटेज निकल सकती थी निकालते हैं और निकालने के बाद जब उसकी पहचान करते हैं कि आखिर ये कौन है, तो वो शुरुआत में नहीं पहचान कर पाते। फिर वो उस तमाम इलाके के थाने में जो उनके आसपास पड़ता था उन थाने में इस फोटो को फैक्स कर देते हैं। तमाम फोटो अलग अलग थाने में पहुंच जाती है। अब उसके बाद इन्हीं थानों में से एक थाने से एक कॉल आती है और उस कॉल में थानेदार ये बताता है कि ये जो व्यक्ति है इसका नाम विजय है, लेकिन इस व्यक्ति का पुराना कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, ये कोई चोर नहीं है प्रोफेशनल। हाँ, लेकिन ये हमारे ही इलाके के एक मोहल्ले में रहता है। जैसे ही पुलिस वालों को ये पता चला, पुलिस की एक टीम वहाँ पहुँचती है और पहुँचने के बाद फिर उस विजय के घर पे पहुँचती है। विजय के घर जाती है तो विजय के घर पे उसकी पत्नी और उसकी एक 3 साल की बेटी, ये दोनों वहाँ पर मौजूद होते हैं। पुलिस वाले उसकी पत्नी को उठाते हैं, घर की तलाशी लेते हैं। तो तलाशी करने के बाद तो वो लगभग जो 100 ग्राम का जेवर था वो उसके घर से बरामद हो जाता है। बल्कि 100 ग्राम भी शायद मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ। वो जितना भी उसने वज़न करके अपने हाथ से लेकर गया उस घर में, वहाँ से वो ज्वेलरीज बरामद हो जाती। उसके बाद पुलिस उसकी पत्नी को गिरफ्तार करती है क्योंकि बच्ची छोटी थी,
इसलिए बच्ची को भी उसकी माँ के साथ ही जेल भेज दिया जाता है। अब उसके बाद पुलिस की एक टीम उस विजय को खोजने की कोशिश करती है, तमाम इलाकों में खोजबीन करती है, जितने भी रिश्तेदार दोस्त नाती जितने भी होते हैं सबके मोबाइल को ट्रेस करती है, मोबाइल को टेप करती है और यह कोशिश करती है कि किसी का भी कॉल अगर यहाँ पर आता है तो हम उसे पकड़ सकते हैं। इसी बीच वक्त गुजरता है, लगभग 10 दिन गुजर जाता है। 10 दिन गुजरने के बाद तभी एक रिश्तेदार के यहाँ एक फ़ोन आता है और जैसे ही वो फ़ोन आता है पुलिस टेप करती है, तो पुलिस को यह पता चल गया था कि ये किसी और का नहीं बल्कि विजय के ही मोबाइल से ये कॉल आई है। अब पुलिस वाले इसका पीछा करते हैं, इस मोबाइल की लोकेशन को जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये कॉल कहाँ से की गई है। तो वो एक जंगल का लोकेशन दिखा रहा था। वो फ़ौरन पहुँचते हैं उस जंगल में और उस जंगल में जाने के बाद जब खोजबीन करते हैं तो ये देखते हैं कि वहाँ से विजय फरार हो चुका है। यानी कुछ देर पहले तो वो वहाँ पर मौजूद था, लेकिन अब वो वहाँ पर नहीं है और उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ है। इसी बीच फिर पुलिस थोड़ा सा खोजबीन करती है। कुछ दिन बाद फिर पता चलता है कि इसका मोबाइल दोबारा से ऑन हुआ है। पुलिस जब फिर लोकेशन ट्रेस करती है तो पता चलता है ये एक दूसरे जंगल यानी एक सन्नाटे इलाके से ये मोबाइल ट्रेस हो रहा है, इसका मतलब लोकेशन बता रहा है। पुलिस वाले वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ उस मोबाइल की लोकेशन तो पता चल रही थी कि अभी भी यहीं पे, लेकिन जब उस लोकेशन पे पुलिस पहुँचती है तो पुलिस ये देखती है कि यहाँ पे सिवाय मोबाइल के और कोई नहीं और वो भी मोबाइल टूटा हुआ वहाँ पर पड़ा हुआ है। पुलिस वाले ये देखते हैं। अब उसके बाद फिर पुलिस वाले इंतज़ार करते हैं कि शायद किसी और की कॉल आए जिससे हम विजय तक पहुँच सके। इसलिए पुलिस वाले तमाम रिश्तेदार और दोस्त यार जो भी थे उनके मोबाइल को लगातार टेप कर रही थी। इसी बीच कुछ दिन बाद एक कॉल आती है एक रिश्तेदार के यहाँ और वो रिश्तेदार उससे बात करता है। पुलिस इधर उसका कॉल टेप कर रही थी। उस टेप से ये पता चला कि ये नंबर तो दूसरा है, लेकिन ये कॉल विजय नहीं किया है। फ़ौरन पुलिस ये लोकेशन निकालती है तो पता चलता है कि ये कोयम्बटूर की नहीं बल्कि चेन्नई का नंबर है और चेन्नई से ये कॉल की गई उसके रिश्तेदार को। फ़ौरन पुलिस चेन्नई पुलिस को कांटेक्ट करती है। वहाँ पहुँचने के बाद पता ये चलता है कि ये एक बीच है जहाँ से ये कॉल की गई, वहाँ पहुँचती है, जो कि बीच पे पहले से पुलिस ऑफिसर तैनात रहते हैं। उन्हें इत्तला जैसे ही मिलती है वो खोजने लगते हैं और जैसे ही वो व्यक्ति मिलता है जिसके नंबर से ये कॉल आई थी, पुलिस उसे पकड़ती है। जब पुलिस उस व्यक्ति को पकड़ती है तो पता ये चलता है कि ये तो पानीपुरी वाला है। जब पुलिस उससे पूछताछ करती है कि ये बताओ तुमने कॉल किया था, तो वो बताता है कि नहीं, कोई एक व्यक्ति आया था, उसने कहा कि मेरी बैटरी डेड हो चुकी है, मुझे अपने घर कॉल करना है, तो आप थोड़ा सा मोबाइल मुझे दे दें। तो मैंने इंसानियत के नाते उसे मोबाइल फ़ोन दे दिया और वो कॉल करके फिर यहाँ से चला गया। पुलिस उसका हुलिया पूछती है तो बताता है कि हाँ, काले कपड़े में वो आया था, उसने काला कपड़ा पहना हुआ था और वो कॉल करके फिर इस तरफ से वो निकल गया। अब उसके बाद पुलिस खोजती है लेकिन उसको कुछ भी नहीं मिलता। वक्त तो गुजरता है। दूसरे दिन फिर एक रिश्तेदार को एक कॉल आती है। पुलिस उसे फिर टेप करती है तो पता ये चलता है कि ये चेन्नई के ही इलाके से कॉल की गई है। फिर पुलिस चेन्नई पुलिस को कांटेक्ट करती है। पता ये चलता है जब वहाँ तक पहुँचती है पुलिस, उस व्यक्ति को उठाती है जिस व्यक्ति के नंबर से कॉल की गई थी। उसने भी यही बताया कि एक व्यक्ति आया, उसने कहा कि मेरी फ़ोन बैटरी डेड हो चुकी है, मुझे कॉल करना है। मैंने उसको दे दिया और उसने बात करके वापस मुझे फ़ोन दे दिया। अब इस तरीके से लगभग 10 कॉल जो उसने अपनी फैमिली वालों को, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को किया था, लेकिन ये कॉल करने के बावजूद पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लग रहा था। ना तो वो पकड़ा जा रहा था, ना तो ये पता चल रहा था कि आखिर इस वक्त वो है कहाँ पे। लेकिन पुलिस को इतना पता चल गया था कि वो जहाँ पे भी है वो इस चेन्नई में ही है और पुलिस को उसकी बात से ये महसूस हो रहा था कि जब भी वो अपने दोस्तों से कॉल करता तो वो ये बताता, वो अपनी फैमिली की हाल चाल लेता, अपनी पत्नी की, अपनी बेटी की हाल चाल लेता और वो एक बात ज़रूर बोलता कि वो कोई परमानेंट नंबर लेने वाला है, जैसे ही लेगा तो फिर वो उससे कॉल करेगा। अब ये बात पुलिस के जहन में घर कर गई थी कि वो एक ना एक दिन सिम ज़रूर लेगा और वो सिम लेने किसी सिम की शॉप पे ही जाएगा, मोबाइल शॉप पे, जहाँ से वो सिम निकलवाएगा। तो उस दौरान हम पकड़ सकते हैं। अब उसके बाद पुलिस के आला अफसरान ने लगभग 10 टीमें बनाई और 10 टीमें लगभग 42 लोग की बनती है और उसके बाद उन्हें अलग अलग मोबाइल की शॉप पे भेजा जाता है कि आप वहाँ पर रहिए, हो सकता है आजकल के अंदर ही वो सिम निकालने की कोशिश करे तो हम लोग वहाँ से उसे पकड़ सकते हैं। और जहाँ पर पुलिस की पहुँच नहीं थी, जिस मोबाइल की दुकान पे पुलिस वाले जिस मोबाइल की दुकान पे नहीं जा सकते थे, कम पड़ रहे थे, उस मोबाइल की दुकान वालों को ये इत्तला दे दी गई थी कि अगर कोई भी इस तरह का व्यक्ति अगर आए सिम निकलवाने के लिए तो हमें ज़रूर इन्फॉर्म किया जाए। और उसके बाद फिर पुलिस की अलग अलग टीम सिविल ड्रेस में अलग अलग मोबाइल की दुकान पे धरना देने लगती है, बैठने लगती है। इसी बीच लगभग अभी 14 ही दिन गुजरे थे कि एक व्यक्ति आता है और उस दुकान पे आता है और वहाँ से सिम निकलवाने की कोशिश करता है।
जबकि वहाँ की एक मान्यता, वहाँ का एक लोगों का बिलीव है, जो कि एक स्पेसिफिक धर्म है, वो काला कपड़ा पहनते हैं। अब इसको ये पता चल चुका था कि उसका हुलिया डिक्लेयर हो गया होगा, यानी लोगों को पता चल गया होगा कि वो किस तरीके का कपड़ा पहनता है। तो वो काला कपड़ा उतार कर वो जीन्स और टी शर्ट पहनकर उस दुकान पे आता है, और उस दुकान पे पहले से एक पुलिस ऑफिसर बैठा होता है, उस दुकान का मालिक बनकर। जैसे ही ये व्यक्ति वहां पर जाता है और सिम निकलवाने की कोशिश करता है, फौरन पुलिस वहां से उसे आसानी से दबोच लेती है, और दबोचने के बाद फिर उसे लेकर आती है थाने। कोयम्बटूर लाने के बाद अब उससे पूछताछ का सिलसिला शुरू होता है। पूछताछ का सिलसिला जब शुरू होता है तो वो एक एक कर सारी स्टोरी बताने लगता है। पुलिस वाले सबसे पहले ये पूछते हैं कि आखिर उस ज्वेलरी शॉप में लगभग 50 लाख के जेवर थे, लेकिन तुमने सिर्फ कुछ ग्राम ही जेवर वहां से क्यों चुराए? तो वो बताता है, कहता है कुछ दिन पहले मैंने एक प्लॉट लिया। मैं अभी तक एक किराए के घर में रह रहा था। मैंने उस प्लॉट को लिया, अभी उस प्लॉट में लगभग 1 लाख का कर्जदार हूं मैं, और मैं इस पैसे को कई लोगों से मांगने की कोशिश की कि वो मुझे दे दे, मैं इस कर्ज को चुका दूं, उसके बाद धीरे धीरे करके मैं उनका चुकाता रहूंगा, लेकिन किसी ने मुझे पैसा नहीं दिया। अब मुझे 1 लाख की इतनी सख्त ज़रूरत पड़ गई। फिर मैंने एक मोबाइल शॉप ज्वाइन किया, वहाँ नौकरी किया। फिर मेरे दिमाग में आया कि अगर मैं इस दुकान से कुछ मोबाइल अगर चुरा लेता हूँ तो मेरा ये काम बन सकता है। लेकिन क्योंकि उस मोबाइल की दुकान पे अक्सर बहुत ज़्यादा भीड़ हुआ करती थी, ये पॉसिबल नहीं था कि मैं वहाँ से मोबाइल चुरा कर आसानी से निकल सकता हूँ। मैंने ये प्लान ड्रॉप कर दिया। उसके बाद फिर मैं उसी मोबाइल की दुकान के सामने देखता हूँ कि एक ज्वेलरी शॉप है। जब मैं उस ज्वेलरी शॉप को देखता हूँ तो मैं एक प्लान बनाता हूँ कि इस ज्वेलरी शॉप में मैं चोरी करना चाहूँगा, और मुझे ज़रूरत है कि 1 लाख रुपए के करीब मुझे पैसा मिल जाए। तो मैं पहले कस्टमर बन के उस ज्वेलरी शॉप में जाता हूँ। तो मैं सारा नक्शा देख लेता हूँ ज्वेलरी शॉप का कि मैं कहाँ से अंदर आ सकता हूँ। फिर मैंने देखा कि एक खिड़की है जो कि लगभग थोड़ा ऊंचाई पे है, लेकिन मेरे अंदर एक सलाहियत थी जो कि बचपन से थी। मेरे अंदर एक गुण था कि मैं किसी भी चिकनी से चिकनी दीवार पे एक स्पाइडरमैन की तरह से चढ़ सकता था, और मैंने इसकी कोशिश की। उस 3 मंजिला से चिकनी दीवार पे मैं अंदर गया, और अंदर जाने के बाद फिर मैं वहाँ पे पहले ड्रॉस खोला कि ताकि मेरे 1 लाख रुपए मुझे कैश मिल जाए, तो मुझे बाकी के जेवर की ज़रूरत ही नहीं। लेकिन जब मैं ड्रॉस खोला तो उसमें 1 लाख रुपए नहीं थे, यानी पैसे उसमें मौजूद नहीं थे। इसलिए मैंने ये सोचा कि अब मुझे कोई जेवर ही चुराना होगा। इसलिए मैंने वहाँ पे कुछ जेवर पड़े हुए थे, तो उस जेवर में से नापा कि मैं कितना जेवर लेकर जा रहा हूँ, और वो जेवर लगभग 100 ग्राम के करीब थे। इसलिए मैं उसे वहाँ से लेकर फिर उसी रास्ते से वापस चला आता हूँ। अगर मुझे 1 लाख की ज़रूरत ना होती तो मैं ये चोरी कभी नहीं करता, लेकिन इस तरह से मैं परेशान था कि मुझे ये करना पड़ा। अब पुलिस इस बात को मानने को तैयार नहीं थी कि तुम उस सुराख से अंदर कैसे आए, यानी उस खिड़की से। पुलिस लेकर जाती है, उस 3 मंजिला बिल्डिंग के बाहर खड़ा कराती है, और उससे पहले पुलिस ने तमाम कोशिश करी कि इस बिल्डिंग से ट्राई किया जाए कि उस सुराख तक पहुंचा जाए। लगभग पुलिस के 10 ऑफिसर जो कि हट्टे कट्टे थे, उन्होंने ये कोशिश कर ली थी, यानी जब भी वो 3 फीट 4 फीट ऊपर जाते, वहीं से वो धड़ाम से नीचे गिर जाते। कोई भी पुलिस ऑफिसर उसके ऊपर नहीं जा पाता था। लेकिन जब पुलिस वाले इस चोर को लेकर जाते हैं, विजय को, उस जगह से कहते हैं कि तुम वहां तक जाओ, तो वो बआसानी उस जगह पर पहुंच जाता है। उसे बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ती। उसकी सलाहियत ये थी कि वो बचपन में इस चीज़ की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया हुआ था, जबकि उसका मकसद कभी चोरी करने का नहीं था। पुलिस वाले जैसे ही ये कहानी सुनते हैं, वो थोड़ा इमोशनल होते हैं। उनके दिमाग में ये होता है कि एक ज़रूरत ने इसे चोर बनाया, जबकि इसकी नीयत इतनी पुख्ता थी कि ये अंदर तो गया, 50 लाख का जेवर वहाँ पर मौजूद था। लालच एक ऐसी चीज़ होती है कि आदमी को अंधा कर देती है, लेकिन उस वक्त भी इसने अपना होश नहीं खोया। सिर्फ उतने ही का ही जेवर वहाँ से उठा कर लेकर गया जितना उसको ज़रूरत थी। लेकिन कानून के नज़र में इंसानियत का कोई महत्व ही नहीं है। कानून ये नहीं जानती कि आप किस परिस्थिति में ये कर रहे थे। इसलिए कानून के मुताबिक उसको जो भी सज़ा होती, उसे अरेस्ट किया जाता है, उसको अदालत में पेश किया जाता है, अदालत से जो सज़ा मिलती, फिर वो उसको सज़ा पूरी करने के लिए वो जेल चला जाता है। लेकिन अभी खबर ये आ रही है कि उसको ज़मानत मिल चुकी है। ये थी एक ऐसी कहानी जिसने उस इलाके के तमाम लोगों को इस कहानी, इस सवाल के जवाब में फंसा दिया था कि आखिर वो चोर उस खिड़की से अंदर गया कैसे, जबकि उसके पकड़े जाने पर यह साफ हो चुका था
कि इसकी ये बचपन की एक सलाहियत थी, बचपन का एक गुण था, जिसकी वजह से वो चिकनी से चिकनी दीवार पे भी आसानी से चढ़ सकता था। इस तरीके से उसने चोरी को अंजाम दिया, लेकिन पुलिस ने अब ये सारा जेवर जो उसका था वो जब्त कर लिया था। अब उसका जो कर्जा था, उसी पुलिस ऑफिसर में से एक ऑफिसर ने उसका कर्ज को भी चुका दिया था, ताकि आइंदा किसी तरह की ये कोशिश ना करे। एक बगैर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड का व्यक्ति चोर बन जाता है, आइंदा वो इस तरीके का काम ना करे। ये थी आज की कहानी। इसी तरीके की और वीडियो देखने के लिए हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर दबाएं।